Hi everyone, good afternoon. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. So friends, today's class is of Indian polity and today's class serial number is 38. As you all know that from the past few classes we are discussing DPSP, that is Directive Principles of State Policy, which we know that it is covered under Article 36 to 51 of the Indian Constitution. तो जो हमारी क्लास 37 थी उसमें हमने 8 आर्टिकल्स को डिस्कस करा था, दैट इज आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 43. जो आज की क्लास रहने वाली है क्लास 38, आज की क्लास में हम बचे हुए 8 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिकल 44 टू आर्टिकल 51. तो जो आपका आर्टिकल 44 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. इट इज अ वेरी कंटेस्टेड टॉपिक स्टूडेंट्स. तो जो आपका आर्टिकल 44 है अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है कि जो हमारी स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए जो सभी सिटीजन्स के ऊपर एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, मतलब कोई किसी भी तरीके की डिफ्रेंसिएशन ना हो, किसी के रिलीजन के बेसिस पर, क्रीड के बेसिस पर, बिलीफ के बेसिस पर, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उन सब के ऊपर एक सेम तरीके का पर्सनल लॉ अप्लाई होना चाहिए इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन एंड ऑल दीज. मतलब जैसे अभी तो है कि अलग से हिंदू लॉ बना हुआ है, मुस्लिम लॉ बना हुआ है, बट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, वो ये कहता है कि हम जैसे सभी जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन सभी के लिए एक ही तरीके का सिविल लॉ होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए जो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हो एंड कोई भी रिलीजन या बिलीफ के बेसिस पर कोई भी डिसइंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन ना करी जाए. तो यही है आपका आर्टिकल 44. अब जो आपका आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 बेसिकली टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन. बट आप ये कहोगे कि जो राइट टू एजुकेशन है वो तो आपके आर्टिकल 21 में मेंशन है, तो यहाँ पर कैसे आ गया? ये आपका सोचना बिल्कुल सही है. जो राइट टू एजुकेशन है, हमने देखा था ना कि जो डीपीएसपी है वो ये कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए, मतलब यहाँ के सभी लोगों का जो रह रहे हैं उनका भला होना चाहिए. तो जो बच्चों के ऊपर जब बात है कि उनके लिए ऐसे क्या प्रोविजंस बनने चाहिए, तो बच्चों का भला कैसे होगा, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा जब उनको एक अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी. तो ये आया कॉन्सेप्ट कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं उन सबको कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए. बट नाउ वी सी दैट दिस प्रोविजन इज बीइंग कवर्ड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब फिर हम बोलेंगे कि आर्टिकल 45 में क्या बचा? आर्टिकल 45 में ये बचा जो इससे छोटे बच्चे हैं उनको एक अच्छी हेल्थ केयर दी जाए, उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए एंड उनको अच्छे से डेवलप करा जाए, मतलब ये छोटे बच्चों से फिर रिलेटेड हो गया. अब जो आपका आर्टिकल 45 है, फोकस इज बेसिकली ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर. एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. कितने से कितने साल के बच्चों के लिए? 0 to 6 years. और जो ये हम देखते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाला था, दैट इज राइट टू एजुकेशन. जो हमने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, वो आर्टिकल 21 में कैसे शिफ्ट हुआ? अकॉर्डिंग टू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CAA, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आया आपका ईयर 2002 में. अब बात रही आर्टिकल 46 की. तो जो आपका आर्टिकल 46 है
वो वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है, या फिर जो माइनॉरिटीज हो गए लाइक SC ST इन सब के बारे में ये बात करता है। वो ये कहता है कि जो ऐसे थोड़े जो वीकर ग्रुप्स है, जो इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इनके ऊपर भी अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए एंड इनको भी इक्वली सोसाइटी में आर्टिकुलेट करना चाहिए। इसमें इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करी गई है। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 47 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 47 बेसिकली टॉक्स अबाउट पब्लिक हेल्थ। It talks about raising the standard of living, it talks about proper nutrition, and it talks about ban the use of intoxicating substances। जो आपका आर्टिकल 47 है वो बेसिकली पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। पब्लिक हेल्थ कैसे अच्छी हो पाएगी? जब लोगों को बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, जब उनकी डाइटरी नीड्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो थोड़े कम स्टैंडर्ड के लोग हैं, स्टेट अपनी पॉलिसीज के द्वारा ये मेक श्योर करना चाहती है कि वो उनके वेलफेयर में काम आए एंड जो उनका अभी प्रेजेंट लेवल है वो उससे खुद को अपग्रेड कर पाए। And it also talks about the intoxicating substances or some of the harmful substances for your health। तो जो ऐसे substances होते हैं लाइक लिकर, ड्रग्स, ये इन सब चीजों को बैन करने की भी बात करती है। तो अभी हमने अपने 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए, आर्टिकल 44, 45, 46 एंड 47। अब हम आर्टिकल्स कौन कौन से डिस्कस करेंगे? 48, 49, 50 एंड 51, जो आज की क्लास के बचे हुए 4 आर्टिकल। Now we proceed further to Article 48 of the Indian Constitution। जो आपका आर्टिकल 48 है वो किसके बारे में बात करता है? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। तो जो हमारा आर्टिकल 48 है वो ये कहता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको अपनी पॉलिसीज इस हिसाब से बनानी चाहिए that it further develops the agriculture and animal husbandry industry of the country and moreover जो काउज है, काव्स है, जो मिल्क एनिमल्स है, उनकी किलिंग को भी ये प्रोहिबिट करने की बात करता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो जो आर्टिकल 48 है वो ये कहते हैं कि स्टेट को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए जिससे इन सभी एरियाज में मॉडर्नाइजेशन आ पाए ऑन द साइंटिफिक बेसिस। And with this we see that there is Article 48A of the Indian Constitution, जो कि आपका 42nd Constitutional Amendment से आया। ये क्या करता है? ये किस बारे में बात करता है? To protect the environment, wildlife and animals। एंड हम देखते हैं कि इसी रिगार्ड में आगे कितने ही एक्ट्स, रूल्स एंड लेजिस्लेशन पास करे गए हैं। तो हम आर्टिकल 48 के कीवर्ड्स लिख लेते हैं। It talks about agriculture and animal husbandry, और ये कहता है कि इन चीजों को डेवलप करे जाना चाहिए ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस। और ये कहता है कि जो भी ऐसे हमारे पास एनिमल्स है, जैसे काउज हो गए, काव्स हो गए, मिल्क एनिमल्स हो गए, ड्रॉट एनिमल्स हो गए, इनकी भी किलिंग पर बैन होना चाहिए। ये हमने गांधीयन प्रिंसिपल में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, जब हम क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 48 है वो किसके बारे में बात करता है? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ
एंड एनिमल्स। दिस वाज योर आर्टिकल 48, जिसके की पॉइंट्स मैंने अब बोर्ड पर लिख दिए हैं। Now we proceed to Article 49 of the Constitution. तो जो आपका आर्टिकल 49 है वो ये कहता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स है या फिर जो प्लेसेस है जो जो थोड़ी कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं, जो स्टेट है उनको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। State should protect monuments and places of national importance. Then जो आपका आर्टिकल 50 है वो ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशियरी से सेपरेट होना चाहिए। कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है एंड जो स्टेट जुडिशियरी है उनके बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए। एंड जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो उसको भी चेंज करा गया था इसी रिगार्ड में, सो दैट स्टेट एग्जीक्यूटिव कुड बी मेड सेपरेट फ्रॉम स्टेट जुडिशियरी। एंड मोर ओवर वी सी कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स है वो जो स्टेट है उसके हाई कोर्ट को अकाउंटेबल है, ना कि उस स्टेट के एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल। तो मैं लिख देती हूँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अकाउंटेबल स्टेट हाई कोर्ट एंड नॉट एग्जीक्यूटिव। देन लास्टली यू सी आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जब हम क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था ना कि कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स है, तो ये उसी का बारे में है कि इंडिया शुड प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड मेंटेन friendly relations with other nations, and it should respect the international law or whatever orders and regulations. तो दोस्तों यही थी आज की आपकी क्लास 38, जिसमें हमने बाकी के बचे हुए 8 आर्टिकल्स को भी डिस्कस कर लिया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51, यानी ये काफ़ी छोटे हैं अगर हम फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में देखें तो, इसीलिए ये ज़्यादा जल्दी कवर भी हो पाए। इनमें कुछ ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ये है कि ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है याद करना। अगर आप क्लासिफिकेशन ही अच्छे से याद कर लो जो कि पहले की क्लास में है, तो आप इन सारे आर्टिकल्स को उनसे रिलेट कर ही सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो अभी हम पॉइंटर्स क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं, आप देखोगे कि जो आगे आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है उन सब में इन्हीं को इनकलकेट करा गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब समझ आ रहा हो। आगे की जो 1-2 क्लासेस रहने वाली है उसमें हम डीपीएसपी से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इश्यूज को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल रैप अप दिस टॉपिक। हम आगे फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो एंड कंटेंट अच्छा लग रहा हो, रेलिवेंट लग रहा हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।